नमस्कार दोस्तों। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे किरदार के बारे में जो बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि काफी जटिल है। जी हाँ, मुगल सम्राट जहांगीर। सोचिए जरा, 1605 में जब उन्होंने गद्दी संभाली तो उनके सामने क्या चुनौती थी। उन्हें सम्राट अकबर की जगह लेनी थी, जिन्होंने पूरे 49 साल तक राज किया था और एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। इतने महान पिता की परछाई से निकलकर अपनी पहचान बनाना, सच कहूं तो बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। और यहीं पर हमारे सामने एक बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। आखिर एक ऐसा सम्राट जो अपनी नशे की भयंकर लतों के लिए बदनाम था, उसने कला के स्वर्ण युग की शुरुआत कैसे कर दी? और उसी ने अनजाने में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में अपना पहला कदम रखने का मौका भी कैसे दे दिया? मतलब, एक तरफ तो नशे की लत और कठोर फैसले, और दूसरी तरफ चित्रकारी और कला से इतना गहरा लगाव कि वो दौर मुगल कला का स्वर्ण युग बन गया। है ना, एकदम हैरान करने वाला विरोधाभास। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से। एक विद्रोही जो सम्राट बना, यानी राजकुमार सलीम का उदय। जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ था और बचपन में उनका नाम राजकुमार सलीम था। अब चूंकि मुगल दरबार में वो इकलौते वारिस बचे थे, तो उनका पालन पोषण बेहद लाड प्यार से हुआ। ऐसा माना जाता है कि सलीम का जन्म सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। अकबर के कई बच्चों के निधन के बाद बस सलीम ही इकलौते वारिस थे, और सच बताऊं तो इस अकेलेपन और बेइंतहा लाड़ प्यार ने उन्हें काफी बिगाड़ दिया था। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला 1599 में। इस बिगड़े हुए विद्रोही शहजादे ने अकबर के खिलाफ ही बगावत कर दी। वो बिना बताए इलाहाबाद भाग गए और वहां अपनी एक अलग ही सत्ता चलाने लगे। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उन्होंने अकबर के सबसे करीबी और खास सहयोगी अबुल फजल की हत्या तक करवा दी। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, इतने भयंकर मतभेदों के बावजूद अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में वही राजकुमार सलीम सम्राट जहांगीर के रूप में तख्त पर बैठे। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, परिवार के भीतर विद्रोह, धोखे की एक विरासत। अब देखिए, जहांगीर का जो ये विद्रोही स्वभाव था ना, ये सिर्फ उनके जवानी के दिनों तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही वो गद्दी पर बैठे, बिल्कुल वही बगावती तेवर उनके अपने महत्वाकांक्षी बेटों ने भी दिखाना शुरू कर दिया। शाही परिवार का ये ताना बाना सच में बहुत उलझा हुआ था। जहांगीर के 4 मुख्य बेटे थे। पहले खुसरो, जिनकी माता मानबाई थी। दूसरे खुर्रम, जिनकी माता उदयपुर की जोधाबाई थी, और यही खुर्रम आगे चल के शाहजहां बने। तीसरे परवेज, जिनकी माता साहेब जमाल थी, और चौथे शहरयार। इन सब में सबसे बड़े थे खुसरो, और उनके सबसे बड़े होने के इसी एक तथ्य ने गद्दी पर उनके दावे को हवा दी और मुगल इतिहास के सबसे बड़े पारिवारिक विद्रोहों में से एक की नींव रख दी। तो हुआ ये कि 1606 में खुसरो ने अपने ही पिता यानी सम्राट जहांगीर के खिलाफ खुलेआम बगावत कर दी। और हैरानी की बात यह थी कि खुसरो को बहुत ही शक्तिशाली समर्थन हासिल था। उनके मामा मान सिंह, ससुर मिर्जा अजीज कोका, और यहां तक कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का भी उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन इस विद्रोह का अंजाम बहुत ही खौफनाक हुआ। जहांगीर इस बगावत से इतना आग बबूला हो गए कि उन्होंने इसे बेरहमी से कुचल दिया, और सजा के तौर पर इस भयंकर पारिवारिक कलह के बीच दरबार में एक बिल्कुल नया और बेहद प्रभावशाली अध्याय शुरू हो रहा था। हमारा तीसरा भाग है नूरजहां का युग, यानी सिंहासन के पीछे की असली ताकत। अब जहांगीर के जीवन का सबसे अहम और निर्णायक रिश्ता आकार ले रहा था। 1611 में जहांगीर ने मेहर उन निसा नाम की एक बेहद ही कुशाग्र और तेज तरार महिला से शादी की और उन्हें नूरजहां यानी दुनिया की रोशनी की उपाधि दी। अब असल बात यह थी कि जैसे जैसे शराब और नशे की लत के कारण जहांगीर का स्वास्थ्य गिरता गया, नूरजहां धीरे धीरे साम्राज्य की अघोषित शासक बन गईं। उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि शाही आदेशों पर सीधे उनके हस्ताक्षर होने लगे, और तो और उनके नाम के सिक्के भी ढाले जाने लगे। जरा सोचिए, मुगल इतिहास में किसी महिला के हाथ में इतनी सत्ता आना और उसके नाम के सिक्के जारी होना, यह अपने आप में एक बहुत ही दुर्लभ और ऐतिहासिक घटना थी। इस शक्तिशाली राजनीतिक गुट को नूरजहां जुंटा कहा जाने लगा, जिसका प्रभाव दरबार के चप्पे चप्पे पर था। इस गुट में नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला, भाई आसफ खान और सौतेले बेटे राजकुमार खुर्रम शामिल थे। वैसे एक बड़ी ही रोचक बात बताऊं, इसी परिवार की एक सदस्य नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने ही गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किया था। इस परिवार ने पूरे दरबार पर अपना दबदबा बना लिया था।
हालांकि आगे चलकर जब उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई तो ये शक्तिशाली गुट भी आपसी कला का शिकार होकर टूट गया। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, कूटनीति और ब्रिटिश, संधियां और नए आगमन। दरबार की इस आंतरिक राजनीति के साथ साथ मुगल साम्राज्य की बाहरी कूटनीति भी तेजी से बदल रही थी। जहांगीर ने कई अहम कूटनीतिक फैसले लिए। इनमें सबसे खास थी 1615 में मेवाड़ के साथ हुई ऐतिहासिक संधि। इस संधि में मुगलों ने अभूतपूर्व सम्मान दिखाया। महाराणा प्रताप के पौत्र करण सिंह को मुगल दरबार में दाहिनी ओर बैठने का अत्यंत सम्मानितजनक स्थान दिया गया। और ठीक इसी दौर में एक और विदेशी ताकत मुगल दरबार के दरवाजे खटखटा रही थी। ये विदेशी ताकत थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में पैर जमाने के लिए इन्होंने कई सालों तक लगातार कोशिशें की। ये टाइमलाइन देखिए, 1608 में विलियम हॉकिंस के सूरत आने से लेकर 1609 में उसके आगरा दरबार पहुंचने, फिर 1612 में पॉल कैनिंग और एडवर्ड्स के आगमन और अंततः 1615 में थॉमस रो द्वारा व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने तक का ये पूरा घटनाक्रम। ये साफ दिखाता है कि अंग्रेज मुगल दरबार में एक स्थायी जगह पाने के लिए कितने बेताब थे। इन दो प्रमुख ब्रिटिश दूतों विलियम हॉकिंस और थॉमस रो की रणनीतियों को समझना बहुत ही दिलचस्प है। हॉकिंस ने जहांगीर को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने फारसी सीखी, अफगान वेशभूषा पहनी और यहां तक कि सम्राट के साथ शराब की महफिलों में भी शामिल हुआ। उसे 400 का मनसब यानी एक ऊंचा शाही सैन्य पद भी मिल गया, लेकिन वो असल चीज यानी स्थायी व्यापारिक अधिकार हासिल नहीं कर पाया। इसके ठीक उलट थॉमस रो ने कूटनीति का सहारा लिया। उसने बेहतरीन कीमती उपहार दिए और अंग्रेजों की नौसैनिक जीत का प्रभाव इस्तेमाल किया और आखिरकार 1615 में उसने वो ऐतिहासिक व्यापारिक अधिकार हासिल कर ही लिए जिसने आगे चलकर हमारे इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। कूटनीति और सत्ता के इन तमाम खेलों से परे जहांगीर का एक और रूप भी था। हमारा पांचवा और आखिरी भाग है कला, न्याय और विरासत, चित्रकला का स्वर्ण युग। एक तरफ जहांगीर में राज्य के मामलों को लेकर घोर लापरवाही और गंभीर लतें थीं, वहीं दूसरी ओर वो त्वरित न्याय और कला के बहुत बड़े पैरोकार भी थे। ये जो संख्या आप देख रहे हैं ना, 60, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। आगरा में जहांगीर ने न्याय की एक मशहूर जंजीर बनवाई थी जिसमें ठीक 60 सोने की घंटियां लगी थी। ये जंजीर न्याय के प्रति उनके अनोखे नजरिए का प्रतीक थी। कहा जाता है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रुतबे का हो, इन 60 घंटियों वाली जंजीर को खींचकर सीधा सम्राट का ध्यान अपनी ओर खींच सकता था और उनसे सीधे न्याय की गुहार लगा सकता था। है ना कमाल की बात? न्याय के अलावा जहांगीर कला के, खासकर चित्रकला के एक असाधारण पारखी थे। उनकी आत्मकथा तुज़ुक-ए-जहांगीरी का ये मशहूर वाक्य देखिए। उनका दावा था कि अगर कोई ऐसी तस्वीर है जिसमें कई चेहरे हैं और हर चेहरा किसी अलग उस्ताद चित्रकार ने बनाया है, तो वो सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि कौन सा चेहरा किस चित्रकार के हाथों का कमाल है। ये बात साबित करती है कि चित्रकला की बारीकियों को लेकर उनके भीतर कितना गहरा जुनून बसा था। जहांगीर के इसी संरक्षण और जुनून की बदौलत उनका दरबार कई महान उस्ताद चित्रकारों से सज गया। यही वो दौर था जब मुगल चित्रकला अपने निर्विवाद स्वर्ण युग में पहुंची। उस्ताद मंसूर का ही उदाहरण लीजिए, जिन्हें जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि से नवाजा था, जिसका मतलब है अपने समय का सबसे दुर्लभ रत्न। उनके साथ साथ अबुल हसन, बिशनदास, मनोहर और फरुख बेग जैसे असाधारण कलाकारों ने मुगल कला को उस मुकाम पर पहुंचाया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। 1627 में खराब स्वास्थ्य के चलते जहांगीर की मृत्यु हो गई और इसी के साथ एक परिवर्तनकारी युग का अंत हुआ। देखा जाए तो जहांगीर का शासनकाल वास्तव में एक पुल की तरह था। उन्होंने अकबर द्वारा स्थापित किए गए मजबूत साम्राज्य और आने वाले शाहजहां के भव्य वास्तुशिल्प युग के बीच एक अहम कड़ी का काम किया। उनके शासन में साम्राज्य कला और संस्कृति से तो खूब समृद्ध हुआ, लेकिन अनजाने में ही सही ये राजनीतिक रूप से विदेशी शक्तियों, विशेषकर अंग्रेजों के प्रति बहुत कमजोर और संवेदनशील भी हो गया। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या जहांगीर वास्तव में कला और संस्कृति के एक महान और दूरदर्शी संरक्षक थे, या फिर वो एक ऐसे सम्राट थे जिसने अपनी लतों और लापरवाही के चलते एक शराब के प्याले के लिए अनजाने में भारत को विदेशियों के हाथों बेच दिया? इस विरोधाभासी जीवन और इतिहास के इन पन्नों पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के हमारे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।